Ethics in Experiments continued. 5 general principles of the APA Code, American Psychological Association Code of Ethics. Number 1 is beneficence and non-maleficence. जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बेनिफिसेंस मीन्स दैट आप उनको बेनिफिट करना चाह रहे हैं, रिसर्च या साइंस को बेनिफिट करना चाह रहे हैं, और आपका कोई मिलिशियस या नुकसान पहुंचाने वाला कोई इरादा नहीं है. इससे आपने अपनी रिसर्च को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि इससे किसी किस्म का नुकसान पहुंचेगा. तो कॉन्स्टेंटली हमने कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स को बैलेंस करके वे करके देखना होता है. अगर इस रिसर्च से फ़ायदा ज़्यादा है और थोड़ा बहुत किसी को टेंशन हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है वो करते हुए, तो अगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से आपने उसको बैलेंस देखना होता है और अपना फ़ैसला करना होता है कि ये रिसर्च करनी चाहिए कि नहीं. जैसे किसी दवाई की रिसर्च है जिसको दी जा रही है, उस पर कोई असरात भी हो सकते हैं और उन्हें बता भी देते हैं कि असरात हो सकते हैं, लेकिन अगर उस दवाई की तासीर और उसकी एफिकेसी साबित हो गई तो बेशुमार मरीज़ों का फ़ायदा होगा. इसलिए आप देखते हैं फ़ायदा क्या है और तकलीफ़ कितनी पहुंचाई जा रही है या नुकसान उसमें क्या है. फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी. हमारी सोसाइटी के लिए जहाँ जहाँ रिसर्च, टीचिंग, थेरेपी, सोशल इंटरवेंशन जहाँ भी ज़रूरत है, हम लॉयल्टी से, वफ़ादारी से और एहसास ज़िम्मेदारी से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं. इंटेग्रिटी, स्क्रूपलसली ऑनेस्ट, यानी ईमानदारी नहीं, बहुत बेलाग तरीके से ईमानदार, बहुत इंतहाई हद तक ईमानदारी जो है वो साइकोलॉजिस्ट से रिक्वायर्ड है इस कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक. जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट, आप किसी के मामले में बायस नहीं है. अगर कोई आपका दुश्मन भी थेरेपी में आ गया, यू कैन से आई विल नॉट conduct sessions with this person and the reason is I have a personal bias or a personal history with this person or I'm related to person. तो ये आपकी ऑनेस्टी का तकाजा भी है और ये इंसाफ का तकाजा भी है. और अगर आप दो तरह के पार्टिसिपेंट्स को कर रहे हैं, आप उनके रिजल्ट्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते, आप ईमानदारी से काम लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका वो टेस्ट उनके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट हो. So there are all kinds of reasons for keeping justice or insaf between participants and for the society and organization. अगर आप किसी के मुलाजिम हैं तो आप उनके लिए बेइंसाफ़ी से ऐसी रिसर्च नहीं करेंगे जिससे उनका मकसद तो हल हो जाता हो, लेकिन आपका जस्टिस की सेंस, फेयरनेस की मुतासिर होती हो, आपका ये असूल टूटता हो. और रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी, सेफ गार्ड वेलफेयर, प्रोटेक्ट राइट्स, ये एक 5वां असूल है. रिसर्च एथिक्स में हार्म के रिस्क को कम से कम करना है, उनसे पूछ के करना है, इसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, आगे चल के देखेंगे. प्रोटेक्टिंग एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, उनका नाम आपकी रिसर्च के हद तक आपके पास ही होता है और कई दफ़ा आप अपने पास भी उसे नंबर के हिसाब से सेव कर लेते हैं, और जो कुछ वो आपको बताते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं या जैसे परफॉर्म करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सिगाए राज में रखा जाता है. इसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं. अवॉइडिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, कोई धोखा देकर किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करना, इसको हम आम तौर पे अवॉइड करते हैं. अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े और साइंस बहुत ही तरक्की कर जाए हमारे किसी को धोखा देने से एक्सपेरिमेंट में, तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझ के और बयान करके और बता के मॉनिटरिंग बॉडी को, तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों ज़रूरत है. एंड प्रोवाइडिंग द राइट टू विदड्रॉ, ये उनकी मर्जी है कि वो किसी वक्त भी रिसर्च से विदड्रॉ कर लें. उनके पास हक है कि वो जब चाहें ये कहें कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहता या चाहती. और जैसा कि हमने देखा कि शॉक्स वाले मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम शॉक्स नहीं देना चाहते, तो ये राइट टू विदड्रॉ उनको नहीं दिया गया उसमें, और वो उनको कहा गया नहीं यू मस्ट कंटिन्यू, फिर भी कुछ ने नहीं किया. तो ये राइट है और इसका ख्याल रखना है. तो ये जो पहला प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिस्ट strive to benefit those with whom they work and take care to do no harm.
ये वेलफेयर को सेफ गार्ड करते हैं, लोगों के राइट्स को सेफ गार्ड करते हैं, एनिमल और ह्यूमन सब्जेक्ट्स के। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है साइकोलॉजिस्ट का, उनकी ऑब्लिगेशंस और कंसर्न्स का, उनका फ़र्ज़ कुछ और है, साइंस कुछ और कह रही है, तो वो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ताकि नुकसान पहुंचने का कम से कम अंदेशा हो आपके एक्सपेरिमेंट से। उनकी साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट्स और एक्शंस जो हैं वो दूसरों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकते हैं, ताकि इसीलिए वो बहुत अलर्ट होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पर्सनल, फाइनेंशियल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो उनके इन्फ्लुएंस को मिसयूज़ करने के लिए इस्तेमाल ना हो। उनकी अपनी कोई ज़ाती राय, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, उसके ज़रिए वो किसी के बारे में कोई ऐसी राय या कोई ऐसी रिसर्च नहीं करेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट जिससे उनका पर्सनल कोई बायस उसके बीच में आ रहा हो या उनकी अपनी ज़ात का कोई मफाद हो। इस मामले में उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं होना, ताकि हार्म ना पहुंचे किसी को। और उनकी अपनी जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है उसका असर होता है दूसरों की हेल्प करने पे। साइकोलॉजिस्ट खुद किस कंडीशन में है तो इसके लिए भी उसको ख्याल रखना होता है। जैसे मैंने पहले कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिडेलिटी, आप रिलेशनशिप ट्रस्ट की बनाते हैं, ट्रस्ट को बिट्रे नहीं करते अपने क्लाइंट्स के साथ या जिनके लिए काम कर रहे हैं, और वो अपनी प्रोफेशनल और साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सोसाइटी के लिए हैं या स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए उनका ध्यान रखते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करते हैं और अपना प्रोफेशनल रोल और ऑब्लिगेशन क्लियर कर देते हैं। मेरा काम किसी के घर में जाके हालात बदलना नहीं है, ये बता देना है कि हालात कैसे बदल सकते हैं, मैं अपना रोल क्लियर कर सकती हूँ और ये ज़रूरी है। फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ हमने ये कहा था या हमने ये रिसर्च की थी, मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो आपकी थेरेपी में आ गया है, तो यू हैव टू शो दैट। कंसल्ट करना है और इंडिविजुअल से और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं, ताकि उनके काम में आपकी हेल्प हो। और इसके अलावा हम एथिकल कंप्लाइंस जो हमारे साथ लोग हैं, कोलीग्स हैं, वो भी कर रहे हैं कि नहीं, और हमारा जो प्रोफेशनल टाइम है वो बग़ैर पैसों के भी, पर्सनल एडवांटेज के भी सोसाइटी के लिए होना चाहिए। इंटेग्रिटी, जैसे मैंने कहा, एक्यूरेसी, ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुलनेस आपने करनी है। अपनी रिसर्च के बारे में झूठ नहीं बोलना, कोई फ्रॉड नहीं करना, किसी का काम कॉपी नहीं करना, कोई झूठी रिसर्च नहीं प्रेजेंट करनी, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं करना, अपने प्रॉमिस कायम रखने हैं और अनवाइज और अनक्लियर कमिटमेंट्स नहीं करनी कि ये जी 2 दिन में इसकी तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ कहीं कोई धोखा देना पड़े या डिसेप्शन करने पड़े, यह टॉपिक हम आगे भी बयान करेंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छी तरह वे करके और फिर करना है। इंसाफ, हमें फेयरनेस और जस्टिस पे चलना है ताकि सबको एक जैसे बेनिफिट मिले, वो गरीब हों या अमीर हों, और सबके साथ एक ही तरह के प्रोसीजर किए जाएं रिसर्च में। रीज़नेबल जजमेंट हो और प्रिकॉशंस करें कि हमारा अपना कोई बायस जो है वो हमारी कॉम्पिटेंस की बाउंड्रीज जो है वो क्या है, हमारा कोई बायस तो नहीं हायल हो रहा, और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हर साइकोलॉजिस्ट हर काम नहीं कर सकता। देयर इज़ एक्सपर्टीज़ एंड देयर बाउंड्रीज ऑफ दैट एक्सपर्टीज़। लोगों की राइट्स एंड डिग्निटी की रिस्पेक्ट, उनको इज़्ज़त से ट्रीट करना है, उनको राइट देना है वो ना करें रिसर्च या ना हिस्सा लें एक्सपेरिमेंट में, और हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या सेफ गार्ड करने हैं ऐसे लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं या किस तरह मोहताज हैं, जो खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जैसे बहुत बूढ़े लोग या इम्पेयर्ड लोग या डिसेबिलिटी वाले लोग या 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चे। तो उनके साथ हमें किस तरह उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो हमें कल्चर का भी रिस्पेक्ट करनी है। लोग एक दूसरे से फ़र्क होते हैं, किसी की कल्चर, किसी का रिलीजन, उसकी रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी को देख कर हमने करना है, एंड ऐसे फैक्टर्स को एलिमिनेट करना है।